मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम ऐसे नए इशू लेके आते हैं जो कि देखने में तो बहुत सामान्य से होते हैं, लगता है अरे इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग होता है, उसका लीगल उसके इंटरप्रिटेशन अलग है और उसके जो लीगल नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सामान्य से लगने वाली चीज़ भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एडवर्स हो जाती है, उल्टा पड़ जाता है और जो मेहनत है, जो उसका इंटेंशन है, वही गलत हो जाता है। तो आज हम इस एपिसोड में एक जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है वसीयत, विल। बहुत कॉमन सा शब्द है। इसमें क्या है, ये तो सभी जानते हैं। क्या जानते हैं साहब? कि साहब वो एक प्रॉपर्टी का ऑनर अपने जीते जी एक वसीयत लिख देता है कि उसकी मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी किसको दी जाए, कितनी दी जाए, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो वसीयत बन जाती है और उसके हिसाब से वो डिवीजन हो जाता है। इतनी तो जानकारी है। ये पूरी अधूरी जानकारी है। और क्यों अधूरी जानकारी है? क्योंकि विल के बारे में नॉलेज ना होने से आपने ये भी सुना होगा कि साहब विल के संबंध में जब वो ख़त्म हो गया तो उसका डिस्प्यूट हो गया। मित्रों, ये वसीयत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि किसी जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति पर कोई विवाद ना हो और उस विवाद को ख़त्म करने के उद्देश्य से वो एक प्रारूप में वो अपना जो भी चाहता है वो लिख करके रख देता है कि साहब इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को जैसा जिससे संबंध है इस तरह से इसको डिवीज़न कर दिया जाए और कोई विवाद ना हो। तो मेन थीम क्या थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में उसके उत्तराधिकारियों में कोई विवाद किसी तरह का ना हो। और हो क्या जाता है जानकारी के अभाव में, वो विवाद ना होने की जगह पूरा विवाद ही बन जाता है। आपने ये सुना होगा कि साहब वो उसकी विल को, वसीयत को चैलेंज कर दिया गया, वो डिस्प्यूट पाई गई, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तरह तरह की इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं और अधिकांशतः आती हैं। उसकी वजह क्या है कि वसीयत लिखना बेशक कोई टेक्निकल नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल है। और अगर उसको ढंग से, जैसा मैं आपको आगे बताऊंगा और जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लेके आया हूँ वो उसके माध्यम से उसको उसमें जो उदाहरण दिया गया है उसके माध्यम से बताऊंगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और वसीयत को कैसे डील करना है, क्या किस तरह से उसको लिखना है, कौन सी चीज़ें उसके अंतर्गत होना बहुत ज़रूरी हैं, इस सब चीज़ों पर आज हम विचार करेंगे मित्रों। तो अब जो है हम इसके आगे जब चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठीक है साहब, वसीयत जो है वो किस तरह से बनाई जाए कि आगे उसमें डिस्प्यूट ना हो। लेकिन वसीयत करने के लिए क्या क्या है, कोई भी एक्ट में वसीयत का प्रोविज़न है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है और मुस्लिम शरीयत है। इस सब में वसीयत की बात की गई है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि इसका कोई प्रारूप नहीं है, कोई इसका प्रोफार्मा नहीं है और इसका लिखने का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ में इसमें कौन सी भाषा होगी, क्या विधान होगा, कुछ नहीं। ये एकदम ओपन डॉक्यूमेंट है कि उसको उसका मालिक जिस तरह से, जिस भाषा में वो जिस तरह से चाहे वो लिख दे। नतीजा क्या होता है कि इसी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनकी वजह से जो अगर उसको कंसीडर कर लिए जाएं तो उसमें उसकी मृत्यु के बाद उसकी वसीयत में कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। तो हम इसको आगे अभी बताते हैं। यदि वसीयत भाषा, स्पष्टता, अस्तित्व आदि के संबंध में स्पष्ट नहीं है और संदिग्धतापूर्ण होती है तो ये कोर्ट के द्वारा निरस्त घोषित कर दी जाती है। बेशक वसीयतकर्ता द्वारा बड़ी ईमानदारी से अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति संबंधी विवाद ना हो इसके लिए वो अपने वसीयत लिखता है, लेकिन थोड़ी सी ये टेक्निकल कमियों की वजह से वो डॉक्यूमेंट बेकार हो जाता है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ है कि वसीयत लिखनी कैसे है, वसीयत को हमें लिखना कैसे चाहिए। तो इसको हमने 10-12 पॉइंट इसमें बना दिए। तो हम पॉइंट्स के हिसाब से क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे उसको ड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले वसीयतकर्ता के विस्तृत परिचय। तो सबसे पहले ये बताएं कि उनका परिचय क्या है। परिचय में नाम, पिताजी का नाम, धर्म, आयु, लिंग, विस्तृत पता, हो सके तो आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए जिससे कि ये इन फ्यूचर ये डिस्प्यूट ना हो कि ये आदमी वसीयत करने वाला कौन है। अक्सर ये हो जाता है
कि उसी नाम का कोई दूसरा है साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये तो इनकी है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे की है और ये तो सिमिलर नाम की है, तो उसी से संबंधित आदमी की है, उसकी नहीं है, तो डिस्प्यूट हो गया। इस तरह का डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए डिटेल से अपना परिचय हमको उसमें देना चाहिए। दूसरा नंबर, एक प्रमाण होना चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना। तो ये सबसे पहले उसमें नाम पते के बाद ये लिखना चाहिए कि वसीयत करने वाला वसीयत करते समय, लिखते समय पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है और वो इस काबिल है कि वो अपने स्वस्थ मन से ये लिख रहा है और बिना किसी दबाव में लिख रहा है, स्वच्छंद मन से लिख रहा है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उसको किसी ने गाइड नहीं किया गया है। ये सब इस उद्देश्य से ये लाइन भी आनी चाहिए कि वो बिना किसी दबाव के स्वच्छंद रूप से उसको लिख रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी संपत्ति का विवरण। अब क्वेश्चन उठता है कि अक्सर क्या जाता है कि देखा जाता है कि वसीयत में बाद में डिस्प्यूट हो गया कि ये प्रॉपर्टी तो उनकी थी नहीं, जिसकी भी उन्होंने विल लिख दी, ये तो साहब उसका था। क्यों? ऐसा है नहीं असलियत में, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी उसकी कहीं दूसरे आसपास की होती है, वो समस्या बन जाती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि वसीयत में उस प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल से विवरण लिख दिया जाए, जिसको कि वो आगे मृत्यु के बाद बांटना चाहता है। तो वो प्रॉपर्टी में जैसे प्रॉपर्टी का नंबर, उसका खसरा नंबर है और उसका इलाका, उसकी नाप कितनी है, उसकी डायरेक्शंस और हो सके तो आसपास में उसके लैंडमार्क क्या चीज़ है, ये भी लिख दिया जाए, जिससे कि ये भी कभी विवाद का कारण नहीं बन पाए। फिर आता है नंबर 4, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की डिटेल। अब उसके बाद जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं उनका नाम, पिताजी का नाम, आयु, लिंग, पता, आधार नंबर, सब डिटेल से विवरण उसमें दे दिया जाए कि ये उत्तराधिकारी उसके बनते हैं, उसके होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। लेकिन हकदार होंगे नहीं होंगे तो अलग बात है, लेकिन प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, तो उन सबकी डिटेल से लिस्ट दे दी। अब नंबर 5 पे उन लोगों का लिस्ट, उन लोगों के नाम जिनको वो अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी हिस्सा नहीं देना चाहता, तो उनका नाम, पिताजी का नाम, पता, आयु, लिंग, ये सब लिख दिया जाए और ये भी लिखा जाए कि उनको क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो तो होगा नहीं, और वो लोग जिनको नहीं मिला वो उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से करने लगते हैं कि साहब हमें तो ऐसा था, हम तो ऐसा था, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो इसलिए ये भी बेहतर होगा कि उस पर ये लिख दिया जाए कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे उनके पास बेशक वो प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी संपत्ति ऑलरेडी पहले से है, या उनसे संबंध ठीक नहीं है। तो जब संबंध ठीक नहीं, मतलब जो भी कारण हो वो भी कारण लिख दिया जाए कि इन कारणों से वजह से इनको उस संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर पर उन लोगों की लिस्ट, उन लोगों की सूची जिनको संपत्ति दी जा रही है, अब उनका विवरण। तो उनके विवरण में भी नाम, पिताजी का नाम, आयु, लिंग, पता, हो सके तो आधार कार्ड नंबर भी लिख दिया जाए जिससे विवाद से बचा जाए। तो अब इसमें इसके साथ में ये भी लिख दिया जाए कि प्रॉपर्टी कौन सी है और उस प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा किसको दिया जा रहा है, नाप तोल के साथ में, आगे पीछे के हिसाब से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से, बिल्कुल जितना खुलासा कर सकें कि इस आदमी को ये वाला हिस्सा और इतनी नाप का, इस आदमी को ये वाला हिस्सा इतनी नाप का दे दिया, जिससे कि उनके बाद वो आपस में क्लियर, बिल्कुल साफ चार्ट सामने रहे कि किसको क्या मिला, आगे पीछे ऊपर नीचे का कोई झगड़ा सामने ना आए। और इसमें एक बात और ख्याल रखना चाहिए कि जिनके फेवर में वो वसीयत की जा रही है वो कहीं लिखने वाला या गवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि जिनको मिलना है वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखवा दी है। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो जो विल है वो डिस्प्यूटेड हो जाती है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 7वां पॉइंट, वसीयतकर्ता द्वारा विल एग्जीक्यूटर की नियुक्ति। अब ये भी होता है कि उसने टेक्निकल विल है, उसकी प्रॉपर्टी को ये वाली वहाँ जाएगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये वहाँ जाएगी, इतनी नाप की यहाँ जाएगी, इसको दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी अगर वो चाहता है टेस्टेटर, माने वसीयतकर्ता जो लिख रहा है, वो किसी एक आदमी को
उसका एग्जीक्यूटर भी नियुक्त कर सकता है और उसका नाम, पिताजी का नाम, आयु, लिंग, ये सब भी उसका डिटेल से, आधार कार्ड नंबर, और जिससे कि ये पता चल जाए कि ये एग्जीक्यूटर है। और उसकी मृत्यु के बाद वो एग्जीक्यूटर की जिम्मेदारी होगी कि जो उसकी विल है वो उसको एग्जीक्यूट कराए, और इसलिए इस पर भी कोई डिस्प्यूट ना हो। तो ये अगर चाहे तो वो मैंडेटरी नहीं है, अगर वो चाहे तो वो एक एग्जीक्यूटर भी नियुक्त कर सकता है। इसके बाद आता है संपत्ति के संबंध में शर्तें। अगर वो चाहे तो वो शर्तें भी लगा सकता है। क्या? कि उसकी मृत्यु के बाद ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी, लेकिन वो इसको बेच नहीं सकेगा। वो ताउम्र इसका प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन बेचेगा नहीं। इस तरह की शर्तें भी अगर वो चाहे वसीयत करने वाला, तो वो उसमें क्लियर मेंशन कर सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर हम आते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हस्ताक्षर। अब सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन हस्ताक्षर ही नहीं। तो मित्रों, वो डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर होने चाहिए। कौन से हस्ताक्षर होने चाहिए? वो हस्ताक्षर होने चाहिए जो कि पैन कार्ड पे होते हैं, जो कि सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड से सपोर्टेड हो, जिनका प्रमाण दूसरे से वेरीफाई करके भी हो रहा हो। नए तरीके के हस्ताक्षर बना दिए, वो भी बेकार हो जाते हैं, उसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। साथ में, इसके साथ में अंगूठा, उसका अंगूठा भी लगना ज़रूरी है, जिससे कि विवाद की स्थिति बिल्कुल भी ना बन पाए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है गवाह। तो 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गवाह कौन से हों? कोई ऐसे गवाह ना हो जो कि जिसको लग रहा हो कि वही लिखवा रहे हैं, वही इसको गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष 2 गवाह होने चाहिए। उनका नाम, पता, आयु, लिंग, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, और उनके हस्ताक्षर और उनका अंगूठा भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रमाणीकरण, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेशन। तो इसमें ये भी लिखा होना चाहिए, अगर किसी वो वसीयत किसी और से लिखवाई गई है, तो लिखने वाले के द्वारा लिखा जाएगा कि मैंने हुबहू वही शब्द लिखे हैं जो कि वसीयतकर्ता के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका भी प्रमाणीकरण उसमें एक आना चाहिए। इसके बाद ये वसीयत तैयार हो गई। अब वो वसीयत को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। रजिस्टर्ड कराने के मामले में, जैसे सब रजिस्ट्रार की रजिस्टर्ड होती है, तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए, थोड़ी सी फीस है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट एकदम लोहा लाट पक्का बन जाता है। इस पर किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु के बाद वसीयत खुलेगी और अकॉर्डिंग टू वसीयत, अकॉर्डिंग टू विल, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होगा। किसको कहाँ मिलेगी बिल्कुल साफ हो गई। कोई डिस्प्यूट होने का चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या उठता है, अब एक नई बात आती है कि वसीयत तो हो गई, लेकिन क्या उसको वसीयत होने के बाद जिनको मिलना है वो प्रॉपर्टी, वो आपस में कोई समझौता करके उस वसीयत के कंटेंट्स को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ये भी बात मैं इसमें आज क्लियर कर दूं। और ये कैसे हुआ, इसके लिए एक उदाहरण है। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया। वो मामला है कौन सा? बद्रीलाल वर्सेस सुरेश, सिविल अपील नंबर 6524 ऑफ 2021। इसमें 28 अक्टूबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार ये मामला बना। और इसमें क्या डायरेक्शन दी, तो मैं इसको आपको डिटेल से इसके फैक्ट्स को बताते हुए क्लियर करूँगा। तो मित्रों, एक आदमी था मांगीलाल और उनके भाई थे भुवन जी, दोनों भाई हो गए। तो मांगीलाल की जो प्रॉपर्टी थी वो 6 बीघा और 10 बिस्वा थी। तो उन्होंने अपनी विल करने की ठानी कि भैया मैं वसीयत बनाऊंगा। तो उन्होंने अपनी वसीयत कब करी? 6 मई 2009 को। 6 मई 2009, डेट भी नोट करते रहिए, समझते रहिए। तो 6 मई 2009 को उन्होंने अपनी विल की। और क्या करा, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था राम कन्या, और बड़े भाई जो थे उनके 3 लड़के थे जिनका नाम था सुरेश, प्रकाश और दिलीप। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इन चारों में बांटी। कैसे बांटी? 6 मई 2009 को अपनी लड़की को दी 3 बीघा और 10 बिस्वा दे दी, और बची 3 बीघा ये दे दी तीनों अपने बड़े भाई के जो लड़के थे, सुरेश, प्रकाश और दिलीप को 1-1 बीघा दे दिया। ये बात हुई 6 मई 2009 की। अब दिमाग में वही, वो तो हो गई रजिस्टर्ड, विल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब विल होती है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल।
6 दिन के बाद ही 12 मई को ये कहीं से चर्चा की होगी उन्होंने, बड़े भाई का जो लड़का था सुरेश, तो उसने कहा कि नहीं, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं बहन रामाबाई से, रामकन्या से, कि इसमें 5 बीघा तो उसकी होगी और बाकी जो है सुरेश की होगी। और जैसा भी उन्होंने तय किया कि और भाइयों की ज़रूरत नहीं है, तो 5 बीघा, तो एक एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट क्या हुआ, 6 दिन बाद हुआ। 6 मई को बनी थी बिल, वसीयत बनी थी, और 12 मई को ये सुरेश जो बड़े भाई का लड़का है उसके साथ में और जो अपनी लड़की थी रामकन्या, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि 5 बीघा तो रामकन्या की और बाकी जो है सुरेश की। ये एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में तीसरे नंबर के पन्ने पर मांगी लाल से भी अंगूठा लगवा लिया गया। अंगूठा उन्होंने भी लगा दिया, उनकी प्रेजेंस भी हो गई और उनका अंगूठा लग गया और ये एग्रीमेंट हो गया। अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि 5 बीघे की मालिक तो वो बन गई लड़की, लेकिन ओरिजिनल जो वसीयत है वो तो गोपनीय बंद है। हुआ क्या कि 2011 में 2 फरवरी 2011 में लड़की ने, जो रामकन्या थी, अपने 5 बीघे की ज़मीन जो थी उसको बद्रीलाल नाम के एक आदमी को सेल कर दिया और वो सेल डीड हो गई। अब बद्रीलाल ने कब्जा ले, जब सेल डीड हो गई सब सही हो गया, अब वो कब्जा लेने गए। तो कब्जा लेने के लिए जब बनी तो 3 तो बीघा थी उसकी। अब वो, क्योंकि उस समय जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ था उस समय तो मांगीलाल जीवित थे, उनकी 26 जून 2009 को 2009 में उनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद वो वाली जो गोपनीय वसीयत थी उनकी वो खुली, तो उसमें देखा गया कि भाइयों को 1 बीघा मिली हुई है और 3 बीघा उसको मिली है लड़की को। तो फिर बद्रीलाल जी जब लेने गए पोजीशन तो उनके जो भाई था सुरेश, वो ने मने कर दिया। उसने कहा भाई हमारी ज़मीन जो भी हमको मिली है बिल में, उसमें आपने कैसे, हम कब्जा नहीं देंगे। तो वो चले गए उस सेल डीड के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कौन किसके खिलाफ पहुंचा, सुरेश वर्सेस बद्रीलाल। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, एक तो ये कि बिल है, बिल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बिल तो सही है। तो बिल के हिसाब से ये जो बाद में क्वेश्चन उठा कि बिल तो की गई थी 3 बीघा की और उस पर उसने बेच दी 5 बीघा, तो ये समझौता हो ही नहीं सकता। क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि बिल करने के बाद कोई ऐसा समझौता पार्टीज़ में कि जो कि बिल की कंडीशंस को चेंज कर दे, होना वैलिड है? तो होल्ड किया गया नहीं, वो समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंटेंट्स बिल के हैं वही लागू होंगे। तो बिल के हिसाब से तो ये समझौता ही गलत हो गया। तो ट्रायल कोर्ट ने पहले तो समझौता ही रद्द कर दिया, जिसमें कि एक भाई ने अपनी बहन को 5 बीघे की बात कर ली थी, वो समझौता रद्द हो गया। दूसरा, सेल डीड भी रद्द कर दी कि ये सेल डीड भी गलत है जब आप उसकी मालिक ही नहीं हैं। तो ये मामला कहाँ पहुँचा, फर्स्ट अपील हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्होंने भी उसी को फॉलो किया और फिर सेकंड अपील में हाई कोर्ट के पास में गए, तो हाई कोर्ट ने भी उसी को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ही फॉलो किया। फिर बद्रीलाल हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन तो ये कि बिल सही है या नहीं, तो उन्होंने कहा बिल सही है। तो क्वेश्चन ये किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब बिल के बंद हो जाने के बाद 6 दिन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उनका भी अंगूठा लगा हुआ है बिलकर्ता का, तो फिर बिल की क्या स्थिति है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ इसमें होल्ड किया। वो क्या होल्ड किया कि सेक्शन 70 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को लिया और उसको बताया कि इसमें 3 कंडीशन बताई गई हैं। तो 3 कंडीशन क्या है मैं पढ़ता हूँ और इस पर डिस्कस भी करेंगे छोटी सी। नंबर 1, वाई एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर बिल और कॉडिसिल, मतलब दूसरी बिल या तो बना दी गई हो। अगर एक ने एक बिल बनाई और उसके कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि कुछ चेंज करना है, उसने दूसरी बिल बना दी और ये लिख दिया कि साहब पहली वाली बिल ख़त्म हो गई। तो एक तो इस तरह से पहली वाली बिल को ख़त्म किया जा सकता है। सेकंड, ए राइटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टेटर डिक्लेयरिंग एन इंटेंशन टू रिवोक द विल एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर इन विच एन अनप्रिविलेज्ड विल इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। वसीयतकर्ता द्वारा लिखित रूप से पहली बिल को रद्द कर दिया गया हो।
लिखा जाए, लिख करके वो करे कि मैंने पहली वाली बिल को रद्द कर दिया है। और तीसरा ये है कि वाई बर्निंग, टीयरिंग और अदरवाइज डिस्ट्रॉइंग द सेम बाय द टेस्टेटर और बाय सम पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन विद द इंटेंशन ऑफ रिवोकिंग द सेम, जलाकर, फाड़कर या उसको नष्ट कर दिया गया हो और इस उद्देश्य से जलाया, फाड़ा गया हो, नष्ट किया गया हो कि अब हम दूसरी लिखी जा रही है। तो ये 3 कंडीशन सेक्शन 70 में बताया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 3 सेक्शन में जो ये 3 प्रोविज़न किए गए हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें इसके हिसाब से तो वो बिल में कोई कमी नहीं है, तो बिल तो बिल्कुल ओके रहेगी, बिल तो बिल्कुल सही पाई गई। अब दूसरा ये हुआ कि समझौता, जो उन्होंने समझौता किया था, तो उसके समझौते के को उन्होंने कहा कि जब वो बिल का फॉलो ही नहीं किया गया, उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो वो समझौता रद्द ही माना जाएगा, समझौता इल्लीगल हो गया। एग्रीमेंट जो किया था 6 दिन के बाद वो इल्लीगल हो गया। और तीसरा ये कि जो सेल डीड थी उसको उन्होंने ठीक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेल की है उसने 5 बीघा, ये 5 बीघा ना होकर के जितना उसको बिल में मिली है, मतलब 3 बीघा, 3 बीघा 10 बिस्वा तक ही उसकी सेल लीगल मानी जाएगी और बाकी सेल इल्लीगल हो जाएगी। ये भी बात हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 3 भाई हैं उनको भी अकॉर्डिंग टू बिल जो लिखा गया है 1 बीघा ज़मीन मिलेगी। तो मित्रों, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया इस बात को कि किसी भी तरह से बिल में जो कंटेंट्स हैं जो उसको ही फॉलो किया जाएगा और किसी भी समझौते से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, वसीयत जैसा हम समझते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इन बारीकियों को जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर करके वसीयत लिखी जाती है तो वो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर कभी भी विवाद का कारण, डिस्प्यूटेड नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सब्जेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।